हेलो एवरीवन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। आज हम लोग एक नए जर्नी पे जाने वाले हैं। आज से हम लोग सारे फिजिक्स के लेक्चर्स को या फिर सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स को वन शॉट में हम लोग देखने वाले। पर्टिकुलरली मैं आपको फिजिक्स देखूंगा। ओके, सो आज हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट के पहले चैप्टर के साथ, इलेक्ट्रोस्टैट्स के पार्ट वन के साथ हम लोग आज जुड़े हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट के पार्ट वन के साथ हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैट? ओके, बोर्ड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप इसे मान सकते हैं। ये कम से कम आपको 10 से 12 नंबर आराम से दे देगा और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, व्हाट डू वी से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो, ओके, एंड सेकंड थिंग इज स्टैटिक्स। Electro means something electrical phenomena and statics means at rest. And any electrical phenomena occurs due to charges. Okay. So in electrostatics we particularly deal about the charges at rest. Charges जब रेस्ट में रहेंगे वही phenomena के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ओके, सो आज हम लोग का टारगेट क्या होने वाला, आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, करने क्या वाले हैं। सो let me give you a brief idea about the chapter. So आज सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसके बारे में जानेंगे? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों आ रहा है, दैट इज ड्यू टू चार्जेस। ओके, चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट सेकेंड थिंग, हम लोग, एक साइंटिस्ट थे ऑगस्टीन डे कुलम्ब, उन्होंने एक लॉ दिया जो गवर्न करता है, जैसे न्यूटन ने लॉ दिया था कि दो पार्टिकल्स एम मास के इस दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसा होगा, ऐसे ही कुलम्ब ने ऑगस्टीन डे कुलम्ब में चार्जेस के बीच में फोर्स का फॉर्मूला दिया कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे लगेंगे। ओके, सो दैट्स द कुलम्ब्स लॉ। आफ्टर दैट मूविंग फॉरवर्ड हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था माइकल फराडे ने। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे जाना है। आफ्टर दैट हम लोग डाइपोल के बारे में देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोल, electric dipole, you can say it electric dipole. Okay, and after that we will move towards charge density. तीन टाइप के चार्ज डेंसिटी होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा। इसके बाद हम लोग चार्ज डेंसिटी के बाद हम लोग फिर गॉस लॉ की तरफ जाएंगे। आफ्टर दैट गॉस लॉ का एप्लीकेशन, और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, सो पूरी पूरी मोटी मोटी बात ये है कि हम लोग इस पूरे चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। दैट इज आवर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर, और इस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ओके, सो ये जो भी सीरीज है ये आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें जितने भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, डेरिवेशन होंगे, वो सारे आपको क्लास में डील किए जाएंगे। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड हम लोग सबसे पहले हम लोग डील करते हैं चार्जेस के साथ। ओके, हमारा पहला टॉपिक क्या होगा? चार्जेस। सर, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस? ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है? ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब, जैसे कि अगर हम जाने कि मास क्या होता है। मास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिससे हमें पता चलता है कि वो कितना भारी या कितना हल्का है, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इनसाइड दैट। ओके, इसी तरीके से अगर हम चार्ज को डिफाइन करना होगा तो चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर with which it can feel or show electrical and magnetic effect. Okay, charge is the fundamental property of matter. Charge is the fundamental property of matter.
charge is the fundamental property of matter through which it can feel electromagnetic effect or electric and magnetic effects. ओके और कंबाइंड हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, ठीक। चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के चार्जेस होते हैं जिनके बारे में हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। ओके, देयर एग्जिस्ट टू टाइप ऑफ चार्जेस इन नेचर। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पहले क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होगा हमारा? नेगेटिव चार्ज। अगर हमें पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक एटम, अगर आप देखें एटम की बात मैं करूं, एटम के पास मान लीजिए कि 5 प्रोटॉन है, एक एटम के पास 5 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है। 5 प्रोटॉन, 5 न्यूट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन है। ओके, न्यूट्रॉन और न्यूट्रल पार्टिकल्स, सॉरी मैं न्यूट्रॉन की बात नहीं करूंगा। 5 प्रोटॉन और 5, वेट में ये एस लग रहा है, मैं 5 की जगह 7 ले लेता हूँ। 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है। ठीक, अब ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है, अब इस ऑब्जेक्ट को हम कैसे बोलेंगे कि ये सब न्यूट्रल है। ठीक, अगर मैं बोलूं इसको मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो अगर इसे मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इसके पास क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ये प्रोटॉन जो होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, वेट लेट मी सी। ओके, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, मुझे यहीं सब कुछ करना पड़ेगा। सो चलिए देखते हैं। ओके, तो अगर मुझे किसी भी कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो मैं क्या करूंगा? इसे मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लूंगा जो कि आउटर ऑर्बिट में उसके रहते हैं, अगर किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल लेता हूँ तो वो कैसा चार्ज हो जाएगा? उसके पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर मुझे नेगेटिवली चार्ज किसी को करना है तो मैं क्या करूँगा? उसमें इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्सेस हो जाएगा तो वो कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उससे इलेक्ट्रॉन छीन लो, किसी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है, लाइकवाइज इन लाइफ कि अगर आपको किसी को नेगेटिवली इंपैक्ट करना है तो उसको बुरा 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 बोलते जाओ। अगर आपको पॉजिटिवली किसी को इंपैक्ट करना है तो आप उसे कुछ ना बोले। ठीक है, ये बात आप समझ सकते हैं, तो आप उसे कुछ ना बोले, क्योंकि आजकल नेगेटिविटी ज्यादा फैलती है। आप उसे कुछ ना बोले, वो बंदा खुद में ही पॉजिटिवली फील करेगा। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। अब चार्ज के बारे में तो सर हमने पढ़ लिया। व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज द यूनिट? व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज की ऐसा यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसे मैं क्या बोलूंगा? कूलम्ब। जिन्होंने इस कूलम्ब्स लॉ की डिस्कवरी की, जिन्होंने चार्ज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ा, उन्हीं के नाम पे हम लोग इसे, सर कूलम्ब के नाम पे हम लोग इसे कूलम्ब, चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलम्ब नाम था उनका, और उनके ऑनर में इसका यूनिट दिया जाता है चार्ज का। दैट ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। ओके, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज? दैट इज कूलम्ब। ओके, एक और यूनिट होता है सीजीएस, सेंटीग्राम सेकंड। सेंटीग्राम सेकंड, और वो यूनिट क्या होता है? स्टैट कूलम्ब। इसे हम कैसे बोलेंगे? स्टैट कूलम्ब। ठीक, या ईएसयू बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, और और इसको छोटा यूनिट क्या है इसका? फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो इसकी डिस्कवरी की थी चार्ज के नाम पे, उनके ऑनर में ये सीजीएस यूनिट दिया गया है, दैट इज फ्रैंकलिन। ओके, सीजीएस यूनिट की बात की जाए, स्टैट कूलम्ब, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड फ्रैंकलिन, ये 3 यूनिट आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, और बाकी जो भी है एबीसी, ईएमयू, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप देखना चाहें फिर भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है, ईएमयू ऑफ चार्ज और एब्सोल्यूट कूलम्ब एबीसी से बोला जाता है, एब्सोल्यूट कूलम्ब को एबीसी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि सबसे छोटा चार्ज जो होगा वो क्या होगा? सबसे छोटा चार्ज होगा सीजीएस यूनिट में जो होता है, वेदर इट्स ईएसयू और फ्रैंकलिन। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज
क्या होगा, फ्रैंकलिन होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, फ्रैंकलिन होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की, तो ये क्या होगा, फराडे, ठीक है, फेराडे होगा, ठीक है। अब कन्वर्जन के बारे में मैं बात करता हूँ। एक कूलम्ब बराबर बराबर कितना हो गया, 3 × 10⁻⁹ फ्रैंकलिन, ओके, फ्रैंकलिन, ओके। और ये छोटे यूनिट में कन्वर्जन हो गया इसका, ठीक। और अगर फराडे से हमें किस में कन्वर्ट करना है, फराडे से हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें कूलम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या कन्वर्जन है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम, ओके। ये दो कन्वर्जन आपको याद करना है। दिस इज द फर्स्ट वन कन्वर्जन एंड दिस इज द सेकंड कन्वर्जन, ओके। ये एबीसी एब्सोल्यूट कूलम, ओके। चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, ऑल चेक, ओके। चलिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, ओके। सो अगर मैं बात करूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज की, तो वी कैन से दैट, आप लोगों ने 10th में पढ़ रखा होगा कि चार्ज हम किसे बोलते हैं, करंट, किसे बोलते हैं, करंट बराबर चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट टाइम, ठीक है, चार्ज बटे टाइम। आगे के करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको बताऊंगा, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, ओके। तो यहाँ पे मैं डायमेंशनल एनालिसिस के लिए मैं इसे यूज कर रहा हूँ, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, ठीक है। आपके लिए ये ऐसा नहीं होगा, अब ये डिफरेंशियल फॉर्म में आपके लिए पेश किया जाएगा, ये ताजा ताजा फॉर्मूला, ओके। सो यहाँ से मैं चार्ज को क्या बोल सकता हूँ, करंट इंटू टाइम, ठीक। अब आपने डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ रखा होगा कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारे बच्चों को डायमेंशन में दिक्कत होती है, तो आई विल मेक श्योर दैट आप उसे कवर अप कर लें, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 1-2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आपसे हर साल पूछे जाते हैं किसी ना किसी के डायमेंशन से रिलेटेड, ओके। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ठीक है, जिसमें से हमारा चार्ज नहीं है, करंट हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है। सो करंट को हम लोग डिनोट किसे करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, या फिर कहीं कहीं किसी किसी बुक में आई से भी डिनोट किया जाता है, ए और आई, ओके। और टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करेंगे। सो मैं अगर चार्ज का डायमेंशन लिखना चाहूँ, ठीक है, बड़े ब्रैकेट के अंदर, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट का डायमेंशन दैट इज आई वन, करंट एक बार, और टाइम को एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, T1, ओके। तो मैं चार्ज का डायमेंशन क्या लिख दूंगा, आई टी, ओके, I1 और T1, ओके, दिस इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। और किसी किसी जगह पे इसे एटी भी बोला जाता है, A1 T1, ओके, A1 और T1। ये क्या है, हमारा करंट का डायमेंशन। करंट के दो दो डायमेंशन होते हैं, पर्टिकुलर इसमें कंफ्यूज नहीं करना कि करंट को हम ए से भी लिखते हैं और आई से भी लिखते हैं, डिनोट करने का अपना अपना तरीका है। एनसीईआरटी में आई होप ए से लिखा गया शायद, ओके। सो हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और A1 T1 हमें कैरी फॉरवर्ड करना है अपने डायमेंशन में। तो अगर हमसे कोई भी चार्ज का डायमेंशन पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, A1 T1, ओके, A1 और T1, ठीक। आगे ये बहुत ज्यादा यूज होगा, आगे आने वाले 3-4 चैप्टर में इसका डायमेंशन, चार्ज हर जगह यूज होगा। सो मेक श्योर इसका डायमेंशन आप याद रखें, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, चार्ज है, कुछ प्रॉपर्टी होंगी चार्ज की, चलिए उस प्रॉपर्टी के बारे में एक एक करके देखते हैं। द फर्स्ट वन, दैट चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है बच्चा, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी से हम क्या समझते हैं, सर चार्ज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा, नो डायरेक्शन। अब सर स्केलर क्वांटिटी है तो एक और बात इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि चार्ज को कैसे ऐड किया जा सकता है। जस्ट वेट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा सीधा करता हूं, ओके, इसको मैं यहीं डाल देता हूं, ठीक। चलिए, नो डायरेक्शन, ठीक। और थर्ड थिंग दैट स्केलर क्वांटिटीज को हम कैसे ऐड करते हैं, कैन बी एडेड अल्जेब्रिकली, कैन बी एडेड
अलजेब्रिकली, इसको अलजेब्रिकली हम लोग ऐड कर सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय अलजेब्रिक एडिशन? एक जोड़ दो तीन होगा, माइनस दो जोड़ एक माइनस एक होगा, ऐसे अलजेब्रिकली इसे ऐड कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी की ये प्रॉपर्टी होती है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बताया था कि दो चार्जेस जो होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं। अगर वो लाइक चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। अगर वो अनलाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि इस फिगर में आपने देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, चार्ज हम दे सकते हैं। और चार्ज हम देंगे वो, विच काइंड ऑफ चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड? नेगेटिव चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, ओनली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज हम सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। इस फिगर में अगर पॉजिटिवली चार्ज दिखाया गया तो ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे स्प्रेड आउट हो रहा है। ओके, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज इज एडिटिव इन नेचर? मैंने अभी जस्ट बताया कि चार्जेस कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। चार्जेस कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। ठीक है, चार्जेस को अलजेब्रिकली ऐड किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर इसमें Q1 Q2 Q3 Q4 है तो टोटल ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ओके, सो अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पे +1 कूलम है, लेट मी यूज अनदर कलर, +1 कूलम है और -4 कूलम है, तो मैं पूछूंगा इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, तो मैं क्या करूंगा, +1 और प्लस -4 कूलम। ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी -3 कूलम। सो इस टोटल सिस्टम का चार्ज क्या है, -3 कूलम चार्ज है। ओके, चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, कि चार्ज कंजर्व्ड है, मतलब कंजर्व्ड का मतलब संरक्षित। ओके, प्रॉपर हिंदी वर्ड अगर चार्ज कंजर्व की बात की जाए, दैट मीन्स संरक्षित। ओके, सो चार्ज इज कंजर्व्ड, दिस मीन कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज of an isolated system will remain conserved. ओके, मतलब क्या कि सर टोटल चार्ज एक सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। यानी कि मान लीजिए कंजर्व्ड वर्ड से मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? कंजर्व का मतलब मान लीजिए मैंने चिंटू को आज 2 समोसे दिए, अगर 2 दिन के बाद भी उसके पास 2 ही समोसे हैं, देन आई कैन से दैट चिंटू ने उस समोसे को नहीं खाया। और चिंटू ने उस समोसे का क्या किया, संरक्षण किया, समोसे को कंजर्व किया, प्रिजर्व किया, कि सर ने मुझे ये समोसे दिए तो समोसे खाने नहीं है, समोसे क्या करने हैं, बचाने हैं। ओके, सो तो आई कैन से दैट इन द स्पैन ऑफ 2 डेज, 2 दिन के टाइम पीरियड में ये समोसे क्या है, कंजर्व्ड है। तो इसी तरीके से 2 दिन अगर उस समोसे को पैक करके छोड़ दिया जाए, कंजर्व एक सिस्टम में रख दिया जाए, एक सिस्टम कौन सा हमारा, पन्नी में पैक करके उसे रख दिया जाए, तो वो 2 ही समोसे रहेंगे। लाइकवाइज अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज को रखा जाए तो उस सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। पैक्ड है तो पैक्ड ही रहेगा। ठीक है, चलिए आफ्टर दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या, कि हमेशा चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में होगा, Q बराबर n इंटू ई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी का मतलब अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मैं क्या बोलूंगा, कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज जस्ट अ मिनट, लैपटॉप की बैटरी डाउन है, मुझे पावर ऑन करने दीजिए। आई विल पॉज दिस वीडियो फॉर वंस। वेलकम। ओके, अभी जस्ट लैपटॉप की बैटरी डेड हो गई थी। सो ट्रांसफर ऑफ चार्ज मैं बता रहा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, quantization of charge means that transfer of charge will always take place in integral multiple of e, integral multiple of e. Okay, and what is this e here?
E is the charge on the electron. Charge on an electron. और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So this is the value of charge on a coulomb, charge on an electron. Okay, मतलब अगर सर मुझे ये this thing looks quite reasonable कि सर अगर मुझे आपको पैसे देने हैं, ठीक, तो मैं आपको 10 रुपए दूंगा, 20 रुपए दूंगा, 1 रुपए दूंगा, 2 रुपए दूंगा, 3 रुपए दूंगा. अब मैं आपको 3.5 रुपए तो नहीं दूंगा. अब वो वाले जमाने गए जब 8 आना, 4 आना, 25 पैसे चलते थे. अब मैं आपको क्या दूंगा, मतलब कि रियल नंबर के फॉर्म में पैसे दूंगा. दैट इज 1 2 3 4 5 -5 मीन्स आई एम डेड. ओके, -20 -50 100 200 400 1000 10,000 ऐसे. इलेक्ट अगर चार्जेस को भी देना है मुझे, तो मैं चार्जेस कैसे दूंगा, 1 दूंगा, 2 दूंगा, या 2.5 थोड़ी चार्जेस दूंगा मैं. सो चार्जेस भी मैं दूंगा, वो हमेशा किस में होंगे, एलिमेंट्री इंटीजर्स के फॉर्म में होंगे. ओके, that is -1 0 -2. Okay, so this is the quantization of charge. और इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक, अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट वन मोर थिंग. ओके, just try solving this question for a while. तब तक let me drink some water. Okay, try solving this question. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, when 10 to the power 14 when 10 to the power 14 electrons are removed from neutral sphere metallic sphere, then charge on the sphere is. इतने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया है, तो उस स्फीयर पे चार्ज कितना होगा. ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. जब सर 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया गया, इसका मतलब सर n की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर 14 है. ओके, E की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होती है सर. और हमें पता करना है क्या, चार्ज निकालना है. चार्ज ऑन द स्फीयर इज व्हाट, Q इज व्हाट. सो एज वी नो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, Q बराबर यानी कोण, Q बराबर NE, कोने. ओके, so Q is equal to what is 10 to the power 14 into E is 1.6 into 10 to the power -19. So this comes out to be 1.6 into 10 to the power -5 coulomb. Okay, or I can rewrite is at 16 into 10 का पावर -6 coulomb. और वो -6 को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं. सो दिस कम्स आउट टू बी 16 माइक्रो कूलम्ब. ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 16 माइक्रो कूलम्ब. अब हमें देखना है क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. हाँ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट वेदर इट्स +16 माइक्रो कूलम्ब और -16 माइक्रो कूलम्ब, सो हमें चेक करना पड़ेगा. सो हाउ विल वी चेक दैट, हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है या डाला जा रहा है. बस एज सिंपल एज दैट. हमें क्या चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन को इस मटेरियल से, मेटेलिक सब्सट्रेट से निकाला जा रहा है या डाला जा रहा है. अगर निकाला जाएगा देन बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज, अगर डाला जा रहा है देन बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द न्यूट्रल स्फीयर. इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है. अगर इलेक्ट्रॉन को निकाला गया यानी कि नेगेटिव चार्ज को हम क्या किया, नेगेटिविटी को दूर किए, तो वो बंदा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिविटी के साथ चला जाएगा. सो माय करेक्ट ऑप्शन विल बी +16 माइक्रो कूलम्ब. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज. ठीक है, मैं इसका आपको डेरिवेशन, मैं आपको ये वैल्यू आपको याद रखने के लिए मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये बहुत जगह पे काम आता है. आपके वैल्यू कभी कभी सीधे क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, जैसे इस तरह के ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया है. ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज कितने दिए गए हैं, Q बराबर 1 कूलम्ब. अब इसमें पूछ रहा है कि N की क्या वैल्यू होगी, और E की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है सर, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब. ठीक, सो Q बराबर Ne, सो N बराबर Q बाई E. सो 1 कूलम्ब बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. सो N बराबर 1 बाई 1.6 इंटू 10 का पावर 19. ये पॉइंट हटा, ऊपर 10 गया. N बराबर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 इंटू 10 का पावर 18, इसका 100 बाई 16 इंटू 10 का पावर 18. सो इसको मैं 4 से काटूंगा, इसको भी 25. ओके, 25 बाई 4, 25 बाई 4 कम्स आउट टू बी 6.5.
6.25 into 10 का power 18. So this is the value of n. Which option is correct? 6.25 into 10 का power 18. Okay. So moving forward. अब जो भी क्वेश्चंस हैं आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ. द स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. स्पेसिफिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक चार्ज. चार्ज पर यूनिट मास. ठीक है. चार्ज बाय मास आपको E बाई एम का रेशियो निकालना है. E बाई एम का रेशियो निकालना है इलेक्ट्रॉन के लिए. ठीक है. एज सिंपल एज दैट. ओके. चलिए. द स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. सेम क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं. बार बार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं. हाँ, ये क्वेश्चन आप देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल इन द रिलेशन क्यू बराबर एन. मतलब एन की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है. 4 होगी क्या? जी सर, मैं 4 रुपये आपको दे सकता हूँ, मैं 8 रुपये आपको दे सकता हूँ, मैं 100 रुपये आपको दे सकता हूँ. मैं 4.2 रुपये आपको कैसे दूंगा भाई. 20 पैसे के सिक्के तो अब आते ही नहीं है. सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी क्या होगा, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा. सो 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 100 हो सकता है. कौन सा नहीं होगा? 4.2. विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल. तो 4.2 पॉसिबल नहीं है. मूविंग फॉरवर्ड. अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ? चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलम्ब की तरफ. ठीक. इन्होंने एक लॉ दिया जिस लॉ से हम लोग आज फोर्स निकालते हैं. ओके. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन two point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges. ठीक है. फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक. ठीक है. मैं ई इसे लिख रहा हूं एफ ई. ओके. फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. चार्जेस को मैं अगर क्यू से लिख रहा हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज के है कि इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है. अगर दो चार्ज में अज्यूम करूं, दिस इज चार्ज 1 एंड दिस इज चार्ज 2. ठीक है. इस दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस अगर मैं मान लूं कि ये दोनों सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. ठीक है. तो इसके पास चार्ज q1 है, इसके पास चार्ज q2 है. दिस हैविंग चार्ज q1 एंड दिस हैविंग चार्ज q2. तो सर q1 q2 के बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा? अब सर दो चीजें हो सकती हैं कि ये सर अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकता है. किस केस में? जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो. ठीक है. अगर ये दोनों अपोजिट चार्जेस होंगे, ये दोनों अपोजिट चार्जेस होंगे, तो ये क्या करेगी? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी. ओके. अगर यही अपोजिट चार्जेस ना होकर लाइक चार्जेस होंगे तो ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे और ये दोनों आपस में दूर 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 भागते जाएंगे, दूर दूर भागते जाएंगे. ओके. सो अब ये प्रोपोर्शनैलिटी को मैं मर्ज कर देता हूँ. इसको मैं इक्वेशन 1 बोलूंगा, इसको मैं इक्वेशन 2 बोलूंगा. इस दोनों को मर्ज करके मैं क्या बोलूंगा? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ q1 q2 बाय r स्क्वायर. ओके. और इसके बाद मैं फिर क्या बोलूंगा? एफ ई इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा के मैं एक कांस्टेंट डाल रहा हूँ कि q1 q2 by r square. Okay. So where k is a constant of proportionality, a constant of proportionality. Okay. k क्या है? प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है. चलिए अब चर्चा करते हैं हम लोग इस k पे. जस्ट वेट अ मिनट. ये क्या हो गए गाइस? वाओ वाहू. ओके. चलिए देखते हैं. सो हम लोग किस पे चर्चा करने वाले थे? k पे. सो k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चेक. व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 10 9. ऐसे याद रखिए. 9 10 9. 9 × 10⁻⁹. ठीक है. अब इसकी यूनिट की मैं बात करूं, मुझे यूनिट नहीं याद है ना बच्चे, मुझे यूनिट बिल्कुल नहीं याद है. ठीक है. इसकी मैं यूनिट निकाल के आपको दिखाता हूँ. ठीक है. फिर मैं सारी चीज को रब आउट कर दूंगा. मैं कचरा नहीं करूंगा. के की यूनिट निकालिए सर. इसकी यूनिट मुझे जाननी है, दिस थिंग यूनिट. ठीक है. इसकी यूनिट मुझे जाननी है, तो मैं क्या करूं? के बराबर मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर? एफ इंटू आर स्क्वायर बाई q1 इंटू q2. सो एफ की यूनिट सर न्यूटन, आर स्क्वायर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर, बाई चार्जेस कूलम्ब इंटू कूलम्ब.
सो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द यूनिट ऑफ के। चेक। अब यहाँ पे एक और चीज की मैं जिक्र कर रहा हूँ, पाई, यहाँ पे आप 4 जानते हैं क्या होता है, पाई की जानते हैं क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। और इसका यूनिट क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि के और एप्सिलॉन नॉट कैसा है, उल्टा है। के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के कैसा है, उल्टा है एप्सिलॉन नॉट के, तो इसके यूनिट को मैं उल्टा कर दूंगा। सो इट्स यूनिट कम्स आउट टू बी, its unit comes out to be, this thing is just a minute, right, coulomb square by newton meter square। okay, ठीक है, so this is all about ना coulomb's law। चेक। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं फोर्स कैसा है, क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर फॉर्म्स ऑफ, अगर मैं कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। चेक, लेट मी सी अगर मेरे पास जगह है। ठीक है, चलिए देखते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, चलिए देखिए, जैसा कि जानते हैं कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो एज्यूमिंग दैट दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इसके बीच में एक वेक्टर दिया गया है, दिस इज आर वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर। ओके, सो Q1 और Q2 के बीच में हमें क्या लिखना, फोर्स लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड बाई आर स्क्वायर इंटू, अब मुझे देखना है कि वेदर दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वेदर दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा, अगर ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा देन आई विल पुट हियर आर कैप। ओके, अगर ये रिपल्सिव होगा दैट डायरेक्शन में माइनस आर कैप डायरेक्शन में जाएगा ये फोर्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स। अगर मैं इसी का एक और फॉर्म लिखना चाहूँ तो ये मैं क्या लिखूंगा, के इंटू Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक है, सो आर कैप को हम लोग जानते हैं कैसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ओके, दिस इज फॉर्म। ओके, अब अगर मैं बात करूं कूलोम्स लॉ इन अ मीडियम, ये तो मैंने जितने भी फॉर्मूले बताए हैं आपको कूलोम्स लॉ को, कहाँ पे मैंने माने हैं, सारे को मैंने आपको कहाँ बताया, वैक्यूम में फ्री स्पेस की मैं बात कर रहा था, फ्री स्पेस की बात कर रहा था। अब सर अगर फ्री स्पेस नहीं होगा, स्पेस का अगर मुझे पैसा देना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, फिर मुझे एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, और मीडियम में जब भी आएगा उसकी डेंसिटी चेंज करेगी और उसमें अलग वैल्यू ऑफ फोर्स लगेगा। ठीक है, सो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर मीडियम में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कूलम्स लॉ इन ए मीडियम। ठीक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कूलम्स लॉ इन ए मीडियम। ठीक, देखिए, अब हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, और एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
ठीक। सो एक फॉर्मूला होता है, इस तीनों के बीच में रिलेशन होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, दिस इज द फॉर्मूला। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो रिलेटिव परमिएबिलिटी बराबर मैं क्या बोलूँगा कि सर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिएबिलिटी बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। सो अगर मुझे किसी मीडियम में फोर्स बताना है, देन आई विल से इट एज, आई विल से इट एज, कैसे मैं बोलूँगा कि सर फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 बाई अपॉन आर स्क्वायर। और इसी को मैं क्या बोलूँगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक, अब एक बात यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट सर एप्सिलॉन नॉट, वेट लेट मी, हाँ, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन की जो यूनिट होगी वही एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी, यूनिट यूनिट गॉट कैंसल्ड आउट। सो रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होगी, रिलेटिव परमिटिविटी दैट विल बी यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ से आप एक कंक्लूजन लिख सकते हैं दैट रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम जो होती है ये क्या होगी, यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, यूनिटलेस क्वांटिटी। ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं आपसे कि रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है, रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है, इसकी आप यूनिट बताइए और इसका डायमेंशन बताइए। सो यूनिटलेस क्वांटिटी है और ये कैसा क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। सो कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम की मैंने बात कर दी। एफ बराबर मैंने क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 divided by r square. Okay, so this is all about the relative permeability. Okay, so moving forward अगले चीज की तरफ, एक और चीज आप लोग को पढ़ना है बट मैंने उस पर जोर नहीं डाला है क्योंकि उससे न्यूमेरिकल ज्यादा पूछते नहीं हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, दैट इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। बस इसकी मैं ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूँ ताकि कुछ छूटे ना। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है क्या कि सर अगर बहुत सारे चार्जेस हैं स्पेस में, बहुत सारे चार्जेस हैं स्पेस में और आपको किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है, तो आप पहले क्या कीजिए, मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6, ओके 6 चार्जेस हैं स्पेस में। आपको सर अगर फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन 1 निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पहले निकालिए, प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 पहले निकालिए, F13 निकालिए, ऑल दिस विल बी अ वेक्टर। ओके, प्लस F14 निकालिए, F15 निकालिए, F16 निकालिए, ऑल दीज आर वेक्टर। ओके, F14 निकालिए, F15 निकालिए और F16 निकालिए, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा अगर किसी एक पॉइंट पे फोर्स आपको निकालना है तो। दिस इज ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बस इतना ही आपको ब्रीफ आइडिया मैंने दे दिया, बाकी इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग, और जिसको मैं बोलूंगा इस चैप्टर का बेस है, मेजरली हमें इस चैप्टर में इसी चीज के बारे में बात करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बार बार मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने माइकल फैराडे ने दिया था। ओके, चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मुझे समझाना होगा, ऑल्दो मैं समझाने के लिए अभी ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मुझे समझाना होगा तो मैं ऐसे समझाऊंगा कि जब, ऐसे समझिए कि ये मेरा फील्ड है, ओके दिस इज माय रूम, अगर कोई भी इस रूम में आएगा सो उससे मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक, यानी कि मेरे स्पेस में इंटर करने से, मेरे स्पेस में अगर कोई इंटर करेगा तो मुझे पता चलेगा, वो घुसेगा मुझे दिखाई देगा वो आ रहा है, तो मैं उसे आने जाने या कोई भी उस पर मैं फोर्स लगा सकता हूँ, वो मेरे इन्फ्लुएंस में रहेगा। सो तो वहां पे जब वो बंदा नहीं था या बंदा या बंदी नहीं थी, तब वहां पे कुछ तो था, तो दैट इज कॉल्ड फील्ड। ये मेरा फील्ड है पूरा चारों तरफ, द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर अप टू इट्स influence can be field is called the electric field intensity। इसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा, द स्पेस अराउंड द चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
in which another charge experiences an electric force is called electric field. Okay, इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर मैं चार्ज के बारे में बात करूं तो हर चार्ज के पास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हर बंदे के पास अपना कुछ रीजन होता है, अपना फील्ड होता है. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैटेगराइज्ड. बच्चे इस तीन चीजों में बहुत कंफ्यूज करते हैं. ठीक है. पहली चीज है वेक्टर फंक्शन होता है पोजीशन का, तो उसे हम फॉर्मूला में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. स्केलर फंक्शन होगा उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलेंगे. और जो हम ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे. तीनों अलग अलग चीजें हैं. ठीक है. सो अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं तो व्हाट इज दिस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इसको मैं डिफाइन करूंगा फोर्स, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई से डिफाइन करूंगा. ओके. नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. मान लीजिए एक चार्ज कैपिटल क्यू है एंड अनदर चार्ज टेस्ट चार्ज इज स्मॉल क्यू. ठीक है. और डिस्टेंस पे सेपरेटेड है. सो फोर्स जितना लग रहा है डिवाइडेड बाय दैट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, टेस्ट चार्ज बोल रहा हूँ. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ नेट इज व्हाट, के क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्यू. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप. ठीक है. सारे वेक्टर फॉर्म की बात हो रही है. therefore this thing. Okay. So this is the formula for electric field. ठीक है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे कोई पूछेगा तो हमसे क्या बोलेंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इस फॉर्मूले से ऐसे भी लिख सकता हूँ. आई कैन ऑल्सो राइट फील्ड एज एफ बराबर क्यू इंटू ई. ठीक है. दिस इज एन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये आगे चल के आपको काम देगा. ओके. मूविंग फॉरवर्ड मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा चर्चा करता हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. आप इस टाइटल का हेडिंग डाल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं अगर बात करूं, सो प्रॉपर्टीज क्या है. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. चार्ज एक स्केलर है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर होगा. Vector into scalar is gives us vector product. Okay. So electric field is a vector quantity. Moving forward, second point. Okay. इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो वेक्टर क्वांटिटी से इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा उधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पॉइंट करेगा. ओके. सो मूविंग फॉरवर्ड इसके यूनिट के बारे में बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट के बारे में. फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है. फोर्स इज न्यूटन एंड दिस इज कूलम्ब. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम्ब. ठीक. और आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे एक और यूनिट मैं बता रहा हूँ अभी आपको, वोल्ट पर मीटर. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या क्या है, मैं फिर से रीराइट कर दे रहा हूँ, न्यूटन, कूलम्ब और वोल्ट पर मीटर. ठीक है. कंफ्यूज नहीं करना. ओके. मूविंग फॉरवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट के बाद मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन पे आता हूँ. इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2 डिवाइडेड बाई चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, ए और टी. ठीक. सो ये डायमेंशन क्या बच जाएगी, m1l1 टी एक नीचे में है, ऊपर जाके ये -1 हो जाएगा तो टी कितना हो गया, -3 हो गया. -2 पहले से -1 एक और ऊपर गया तो -3 हो गया और ए कितना हो गया, -1. ठीक है. ये हो गया डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. अब अगर एक पॉइंट चार्ज रहेगा तो उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. एक पॉइंट चार्ज क्यू मान लेते हैं. ठीक है. मान लीजिए आर डिस्टेंस दूर कहीं पे हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है.
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो ई बराबर मैं क्या लिख दूंगा, k इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इंटू आर कैप। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई बराबर के इंटू, सॉरी के की जगह पे मैं क्या और लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको सलाह दूंगा कि बच्चे, जब भी आपको सिंगल चार्ज के कारण आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो वेक्टर का मत यूज कीजिएगा, ठीक है। वेक्टर का तभी यूज कीजिएगा जब आपको दो चार्जेस, दो से अधिक चार्जेस होंगे तब आप वेक्टर का यूज कीजिएगा, वरना सिंगल चार्ज के केस में आप वेक्टर लगा के कंफ्यूज हो जाइएगा। अगर दो से ज्यादा चार्जेस हो तब आपको डायरेक्शन बताना वहाँ पे क्लियर करना होना चाहिए, बट सिंगल चार्ज के केस में आपको डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, ओके। सो moving forward towards electric field line, just let me take a pause. अभी तक आपने कितना समझा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टाइम स्पैन आप देख सकते हैं अराउंड 46 मिनट्स के आसपास, टाइम स्पैन डाल के आप बताइए मुझे कि अभी तक मैंने जितना भी कुछ पढ़ाया है, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस थिंग, आर यू गेटिंग इट और नॉट गेटिंग इट, आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट दिस और नॉट, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, moving forward towards electric field line. So, what are electric field lines? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बस इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का एक तरीका है, पिक्टोरिकली और ग्राफिकली जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है। फील्ड लाइंस जो होते हैं सो पॉजिटिव चार्जेस से स्टार्ट करते हैं और नेगेटिव चार्जेस पे खत्म करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है, इसे हम डाइवर्जिंग फील्ड बोलेंगे, ठीक। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है, और इसे हम कन्वर्जिंग फील्ड बोलेंगे, ओके। सो अगर चार्ज फ्री रीजन रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन एज अ कंटीन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। अगर चार्ज फ्री रीजन रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगे, कंटिन्यूअस होंगे बिना किसी ब्रेक के, ओके। टू फील्ड लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, अगर दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, ओके, दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पे जहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। अब एक पॉइंट पे फील्ड दो दो डायरेक्शन में तो नहीं पॉसिबल है, इसी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इफ दे डू सो, the field at the point of intersection will not have a unique direction which is observed। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये पक्का है, ये पूछा जाता है हर साल, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप, ओके। चलिए, पॉजिटिव चार्जेस कैसे होंगे, डाइवर्जिंग होंगे, डाइवर्जिंग फील्ड बनाएंगे, और नेगेटिव चार्जेस कन्वर्जिंग फील्ड बनाएंगे, ओके। चलिए, मूविंग फॉरवर्ड towards electric flux, what do you understand by electric flux? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे समझिए कि सर एक सरफेस में लेता हूं, ठीक है, लेट मी एज्यूम ए सरफेस, या पहले आप इसे थ्योरेटिकली समझिए कि ये पेपर है, ओके। अब मैं पूछूंगा कि इसमें से कितने फील्ड लाइन पास कर रहे हैं, इसमें से कितना फील्ड लाइन पास कर रहा है, तो आप क्या करोगे, नम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू इसका एरिया, ओके, इनटू इसका एरिया। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसा है, और इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी भी से बोलते हैं, ओके, कि फील्ड से फील्ड लाइंस कितने पास कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया, ओके।
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, इसे हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स द इलेक्ट्रिक, ठीक है। और इसे ही हम को क्या बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, ओके। सो अब अगर मैं बात करूं कि सर ये एक सरफेस ले लिया मैंने, सॉरी, लेट मी ड्रॉ सरफेस, ये गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इसका एरिया ए है, ओके। सो तो इस केस में इसमें से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन जाएंगे। अब आपको पता होगा एरिया हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, इन द डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल की मदद से। हमें एरिया जानना है तो हम क्या बोलेंगे, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन और इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर हमें फ्लक्स निकालना है इस केस में, सो वी कैन से दैट फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, फाई ई, इसको हम डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं। और फाई ई इज इक्वल टू क्या मैं बोल दूं, ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए, ठीक है। फाई ई कैसा क्वांटिटी होगा, इज अ स्केलर क्वांटिटी, फाई ई का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, अब फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फाई ई इज इक्वल टू ई का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ओके। सो फाई ई स्केलर क्वांटिटी है, फाई का यूनिट, फाई ई का यूनिट क्या मैं लिख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर कूलम्ब, और इनटू एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, इसको मैं क्या बोल दूंगा, वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर, ओके। सो दीज आर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बाद डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम न्यूटन का डायमेंशन लिखेंगे, न्यूटन का डायमेंशन क्या है, mL/t-2। कूलम का डायमेंशन, कूलम का डायमेंशन अभी मैंने जस्ट बताया, चार्ज होता है 80, और मीटर स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, सो लेंथ का स्क्वायर। चलिए क्या आ गया मेरे पास डायमेंशन, m एक बार है, l कितनी बार है, एक बार यहाँ पे है और दो बार यहाँ पे है, तो l टोटल 3 बार है, ml3, t-2 ऊपर है और t एक नीचे है, तो ऊपर जाके -1 आ जाएगा, तो t ऊपर में कितना -3 हो जाएगा, और ऊपर में a -1, this is the dimension of electric flux, okay. So this is all about the electric flux, number of field line passing through an area, इसे हम क्या बोलेंगे, electric flux बोलेंगे। moving forward, electric dipole की तरफ हम लोग अब आगे चलते हैं। what do you mean by electric dipole, what do you mean by electric dipole, equal and opposite charges, equal and opposite charges separated by a very small distance, ठीक है, is called forms a dipole, forms equal and opposite charge separated by a very small distance forms a dipole, ठीक है। ये क्या फॉर्म करेगा, डाइपोल फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करेगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं डाइपोल की बात करूं, जैसे कि मान लीजिए ये एक मैंने बनाया, इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, और एक दूसरा चार्ज मैंने बनाया, इसके पास माइनस क्यू चार्ज है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट साइन क्या है, अपोजिट है।
और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मान लेता हूं मैं 2a है। आई एम फ्री टू चूज वट एवर डिस्टेंस आई कैन चूज। मैंने ये 2a क्यों लिया, ये आपको आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में समझ में आएगी कि मैंने ये डिस्टेंस 2a क्यों लिया है। ओके, आई मे चूज इट L A वट एवर आई कैन थिंक, बट मुझे 2a लिया है मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। ओके, चलिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू, सो इक्वल एंड अपोजिट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस फॉर्म्स अ डाइपोल, इसे मैं डाइपोल बोलूंगा। ठीक है, अब एक और चीज आती है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charge and the distance of separation, distance of separation is called dipole moment। इसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। ओके, डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। सो चलिए, डाइपोल मोमेंट हम बोलेंगे इसे। ओके, सो दिस इज प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, सो डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन करेंगे पी से, छोटे पी से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, इसके बाद मूविंग फॉरवर्ड, डाइपोल मोमेंट होता क्या है, ये आप लिखिए, P बराबर क्या मैंने लिखा, प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charge and distance of separation। What is the magnitude of charge? Q is the magnitude of charge, and what is the distance of separation? It is 2a। So P vector को मैं क्या लिख दूं, 2aq और into P cap। और what is the direction of P cap? If this is my 2a, let me consider this direction as 2a, then my P cap will be from negative to positive direction। This is my P cap। Okay, ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइपोल मोमेंट। अब मैं डाइपोल मोमेंट के यूनिट के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। पी का यूनिट क्या होगा बच्चा, जल्दी जल्दी बताते जाइए। क्यू का यूनिट इंटू 2a का यूनिट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्यू, कूलम्ब, और 2a लेंथ है, a लेंथ है, मीटर। ठीक है, पी का डायमेंशन आप बताइए। अब पी का डायमेंशन मैं क्या लिखूँ, कूलम्ब का डायमेंशन 80 a1 t1, और मीटर इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। चलिए, सो डायमेंशन क्या आ गया पी का, m0, m कितनी बार है, मास एक बार भी नहीं है सर, 0 टाइम्स, l is 1 times, t is 1 times, a is 1 times। Okay, so this is all about the electric dipole and the dipole moment। Moving forward, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, चलिए, हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से फील्ड निकालना है। चलिए, फर्स्ट थिंग, on the axis of dipole, on the axis of dipole, on the axis of dipole, so on the axis of dipole, अब ये मैंने एक डाइपोल कंसिडर किया। ठीक, अब इसके ये मिड पॉइंट से मैंने x डिस्टेंस दूर पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कितना डिस्टेंस दूर पे, x डिस्टेंस दूर पे, या r डिस्टेंस में से मान लेता हूँ। ठीक है, पॉइंट P पे, this is my plus q charge and this is my minus q charge। Okay, so dipole on the axis, हमें
consider an electric dipole having charge q and distance b टू ए। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 2a है, तो सर ये डिस्टेंस कितना होगा, a होगा, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा, a होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने ये डिस्टेंस 2a क्यों लिया था। ओके, चलिए, सो मूविंग फॉरवर्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to plus Q charge, due to plus Q charge, ये मैं क्या लिखूंगा, K into Q upon the distance का स्क्वायर। What is this distance? Plus Q इस पॉइंट से कितने दूरी पे है, this distance is R, this entire distance is R and this distance is A, so this comes out to be R minus A। ठीक है, ये कितना हो गया, R minus A का होल स्क्वायर। ओके, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ये कितना आ गया, K इंटू Q अपॉन दिस डिस्टेंस इज R प्लस A का होल स्क्वायर। ओके, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू, हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ पे मैं वेक्टर की जगह में थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। पहले प्लस Q चार्ज के कारण फील्ड किधर बनेगा, बाहर की तरफ, E ड्यू टू प्लस Q चार्ज। ठीक, ये किसके कारण बना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट लेट मी, इस फोटो को मैं थोड़ा सा आगे खिसकाता हूँ। ठीक है, प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बना, बाहर की तरफ, और माइनस Q चार्ज की तरफ, माइनस Q के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर के बना, अंदर की तरफ, E ड्यू टू माइनस Q चार्ज। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P किस किस के कारण बनेगा, सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है प्लस Q, और माइनस Q अंदर की तरफ है। ओके, सो इस दोनों में से मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जानना है तो एक वेक्टर माइनस दूसरा वेक्टर 180 डिग्री का एंगल है, तो नेट रिजल्टेंट अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, a माइनस बी कर दूंगा। सो विच इज माई ग्रेटर, E ड्यू टू प्लस Q इज ग्रेटर, सो E ड्यू टू प्लस Q चार्ज माइनस E ड्यू टू माइनस Q चार्ज। सो E एट P मैं क्या लिख दूंगा, E ड्यू टू प्लस Q चार्जेस के क्यू अपन R माइनस A का होल स्क्वायर। ओके, एंड माइनस के क्यू अपन R प्लस A का होल स्क्वायर। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is given by KQ में कॉमन ले लेता हूँ, आई एम लेफ्ट विथ 1 by R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 by R प्लस A का होल स्क्वायर। ओके, सो EP बराबर KQ into this comes out to be R plus A का होल स्क्वायर, दिस इज 2AR और माइनस प्लस 2AR 4AR 4AR by R square minus A square का whole square. This is the resultant. Okay, electric field at point P is equal to K into, I can rewrite it as 2K into 2Q, oh sorry, 2Q A into R by R square minus A square का whole square. Okay, so this can be rewritten as EP बराबर 2KP by R square minus A square का whole square into R. Okay, so this is all. ठीक, अब for एक अप्रोक्सीमेशन हम लोग लेते हैं, for R much greater than A, जब R बहुत ज्यादा बड़ा हो, यानी कि ये पॉइंट जो हो सर R वाला, ये कहीं बहुत दूर हो, बहुत दूर हो इस ए के कंपेरिजन में, इस ए के कंपेरिजन में आर क्या हो, बहुत बड़ा हो,
तब का केस में बात कर रहा हूँ। ओके, तो इस केस में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं आर स्क्वायर के इक्वल बोलूंगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी को मैं कितना बोल दूंगा, 2 k p बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट गिव्स अस आर का पावर 4 इंटू आर। सो एक आर से एक आर कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कम्स आउट टू 2 kp बाई आर क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात याद रखिएगा, ये केस के लिए, ये एक स्पेशल केस के लिए ये फील्ड आ रहा है। कब, जब आर बहुत ज़्यादा बड़ा है। यूजुअली आर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि डाइपोल का लेंथ एंगस्ट्रम में होता है, बहुत छोटा होता है डाइपोल का लेंथ, और आर हमेशा सेंटीमीटर्स मीटर्स के टर्म्स में होता है। सो आर इज यूजुअली ग्रेटर देन। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है, किसके प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, in the case of electric dipole, the electric field is directly proportional to r cube, not r square. Okay, so moving forward, ये पहला derivation हमारा हो गया on the axis of the dipole. Let me move with the second derivation, that is on the equatorial plane. On the equatorial plane, equatorial equatorial plane. Okay, so मान लेते हैं हम डाइपोल कुछ ऐसा बना रहा हूँ मैं इस बार। दिस इज माय डाइपोल, चेक। ये डिस्टेंस कितना ले रहा हूँ मैं, 2a, ये डिस्टेंस 2a है। ठीक, इसके इक्वेटोरियल लाइन पे, दैट इज अराउंड दिस लाइन। ठीक है, सो यहाँ कहीं पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, यहाँ कहीं पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है। एज्यूमिंग दिस इज प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज माइनस क्यू चार्ज। ओके, सो आर डिस्टेंस दूर एक डाइपोल से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है। सो यहाँ से ये, जस्ट लेट मी यूज अनदर कलर, ये गया प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज का फील्ड इधर बनेगा ई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, एंड माइनस क्यू चार्ज के कारण कैसा बनेगा, यहाँ पे बनेगा कुछ ऐसा, ई ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक, एज्यूम दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, ये ए है, दिस थिंग इज ए। तो मैं इसे कितना बोल दूँ, रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैं इसे बोल दूंगा। ठीक है, सो ई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे ये गया ई ड्यू टू प्लस क्यू कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएगा, ई ड्यू टू प्लस क्यू साइन थीटा। assuming this angle is theta, assuming this angle is theta, ये क्या आ जाएगा, e due to minus q, e due to minus q cos theta, and this is e due to minus q sin theta. ओके, चलिए अब लिखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू प्लस q चार्ज कितना आ जाएगा, k इंटू प्लस q बाई डिस्टेंस, व्हाट इज द प्लस q चार्ज, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस, लेट मी यूज हाइलाइटर, ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, के इंटू क्यू इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सो चलिए डिस्टेंस का स्क्वायर कर देते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ये कितना आ गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, ठीक, ई पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये कितना आ जाएगा, के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम डिस्टेंस है ये भी, इसका होल स्क्वायर। अब देख पा रहे होंगे ई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड डी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ए एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज आर सेम, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों क्या है, सेम है। ओके, so we can say that the sign component of the electric field got cancel out, these two components will got cancel out, जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा,
So we are left with the cost component. So twice of the net electric field E net is equal to, मैं इसे भी बोल सकता हूँ E ड्यू टू प्लस क्यू cos थीटा इंटू प्लस E ड्यू टू माइनस क्यू cos थीटा। ठीक है, ये दोनों सेम होगा, या फिर इसी को मैं ट्वाइस कर सकता हूँ यहाँ पे E नेट बराबर ट्वाइस ऑफ E ड्यू टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E cos थीटा, E ड्यू टू प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों तो सेम ही वैल्यू है, 2kq by r square plus a square. Okay, and what is the value of cos theta here? Cos theta की वैल्यू कितनी है? So in this triangle cos theta is equal to, ये 90 डिग्री है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। cos theta is base upon perpendicular, base is a upon perpendicular is root under r square minus a square into a by r square minus a square का root. Okay, so E net is equal to k into 2aq by r square plus a square, just wait a minute, मैंने कुछ गलती किया है, यहाँ पे r square plus a square होगा, ओके, दिस डिस्टेंस r square plus a square, ओके, r square plus a square, ओके, यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, एक और प्लस हाफ, दिस इज पावर 1 एंड दिस इज पावर हाफ, देयरफॉर 1 प्लस हाफ इज 3/2, सो E net बराबर, ओके, E net इज इक्वल टू k into b by r square plus a square का पावर 3/2, ठीक, this is the formula for electric dipole on equatorial axis for r बहुत बड़ा जब हो, इससे r जब बहुत बड़ा हो, जो कि यूजुअली होता है, for r much greater than a, हम लोग क्या बोलते हैं, r square plus a square is approximately equal to r square plus a square is approximately equal to r square, therefore E net is equal to k into p by r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, r स्क्वायर इंटू इसका पावर 3/2, ई नेट बराबर के पी बाई r क्यूब। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नेट ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस। अब एक चीज आपसे इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, दैट व्हाट इज द रेशियो ऑफ ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ई एक्सियल हमें कितना आया था, अगर आप देख सकते हैं इसे, 2kp बाई आर क्यूब, ई एक्सियल कम्स आउट टू बी 2kp अपॉन आर क्यूब, and what is the value of E equatorial, that comes out to be kp upon r cube, cancel out, E axial upon E equatorial gives us, E axial upon E equatorial will give us 2, okay, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे जनरली पूछा जाता है, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, E axial बराबर ट्वाइस ऑफ E equatorial, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया डाइपोल के कारण से, ठीक। अब हम लोग आते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। तीन टाइप के कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक। पहला, जब हम किसी लाइन पे डाल दें चार्ज को, जैसे कि मान लीजिए मैं एक धागा ले लूँ और उसके ऊपर चार्ज डाल दूँ, ठीक है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तो एक लाइन पे यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसे मैं कैसा चार्ज डेंसिटी करूंगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन पे चार्ज है तो लीनियर चार्ज, जब एक सरफेस पे चार्ज है तो उसे सरफेस चार्ज, और जब एक वॉल्यूम में चार्ज है, यानी कि स्पंज बॉल की तरह आप समझ सकते हैं, बॉल में जब वॉल्यूम में चार्ज है तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो वी कैन डिफाइन इट एज, लीनियर चार्ज को मैं डिफाइन करूंगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी को मैं डिनोट करूंगा लैम्डा से, और ये क्या होता है, dq बाई dl, ओके, dq बाई dl, और इसी का अगर आप फॉर्म लिखना चाहें, अगर यूनिफॉर्मली है तो q बाई l, ओके। सो दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट, इसी को हम लोग बोलते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी,
चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सिग्मा से डिनोट करेंगे इसे, ये क्या होगा, डी क्यू बाई डी एस या डी ए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यू बाई ए, ठीक। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा, रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी विच इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक। अब मुझसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इसका यूनिट और डायमेंशन मुझसे पूछा जाता है, मैं यूनिट और डायमेंशन इसका अब लिख रहा हूँ, ओके। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज कूलम्ब पर मीटर, ये लेंथ हो गया, ये यूनिट हो गया। लैम्डा का डायमेंशन अगर बात की जाए तो मैं क्या बोलूँगा, इसका डायमेंशन क्या होगा बच्चा, डाल ए टी और बाई एल, ठीक। सो लैम्डा का डायमेंशन क्या मैं बोल दूंगा, एल इनवर्स इंटू ए इंटू टी। अगर मैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूँ तो सिग्मा, सिग्मा की यूनिट की मैं बात करूँ तो क्या बोलूँगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ओके। सिग्मा के डायमेंशन की मैं बात करूँ तो मैं क्या बोलूँगा, कूलम्ब इज 80 बाई मीटर स्क्वायर इज एल स्क्वायर। तो सिग्मा का यूनिट क्या आ जाएगा बच्चा, एल का पावर -2 ए टी, m0, m0 भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे, m0, ठीक है। इसके बाद रो का यूनिट इज कूलम्ब पर मीटर क्यूब, ठीक है। कूलम्ब पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। सो रो का डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ, दिस कम्स आउट टू बी कूलम्ब इज 80 and meter cube is L cube. So rho is m0 L minus 3 a1 or t1, okay. So moving forward, this is the charge density. अब हम लोग बढ़ते हैं गॉस लॉ की तरफ, क्या, गॉस लॉ की तरफ। सो व्हाट इज गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ स्टेट्स दैट, it states that the electric flux passing through a closed surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed inside the sphere, inside the surface। यानी कि सर फाई इनक्लोज्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times charge enclosed, okay। दिस इज द फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके बारे में हम लोग ने चर्चा कर ली है। अब अगर मुझसे इसका प्रूफ पूछा जाएगा, देन हाउ विल बी प्रूव दिस, चेक, consider a charge q placed at the center at a distance r from the, charge q is placed at the center, just a minute, center of the sphere, of the spherical shell, yes, spherical shell, at the center of the spherical shell, okay. Charge q placed at the center of the spherical shell of radius r, okay. So
we need to find the electric field. What I am considering that this is charge q and this is residing at the center of a spherical shell, big sphere. Here I am drawing a big sphere, okay, और इसके सेंटर पे ये चार्ज q है, ठीक है, इसके सेंटर पे ये चार्ज q है। अब इससे r डिस्टेंस दूर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना है। अगर मुझे जानना है इस एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रही है, इस एरिया से कितनी फ्लक्स पास कर रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, E डॉट dA में कर दूंगा। सो फ्लक्स थ्रू द गिवन एरिया, फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया dA, ये कितना हो जाएगा, दिस एरिया dA, दिस phi is equal to E dot dA, okay, E dot dA। सो अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, दिस रेडियस इज r, ओके, सो अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन आई कैन से दैट E बराबर kq by r स्क्वायर। सो phi E बराबर, what is the k, what is the value of k, k is 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square, so I can rewrite it 1 by 4 pi epsilon naught q by r square into dA, okay, so let us assume that small flux, छोटा सा फ्लक्स कितना पास कर रहा है डी एरिया से, छोटा सा फ्लक्स पास कर रहा है। सो इंटीग्रेट कर देंगे अभी से हम, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इलेक्ट्रिक विल गिव अस 1 by 4 pi epsilon naught q upon r square integration of dA check over the entire surface, over the entire closed surface। अब ये क्लोज सरफेस कैसा है, स्फेयर है, स्फेयर का एरिया क्या होता है, स्फेयर का अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालने जाएंगे दैट कम्स आउट टू बी, इधर से इंटीग्रेशन से मुझे फाई ई मिलेगा, दैट कम्स आउट टू बी 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square, और dA के इंटीग्रेशन से मुझे क्या मिलेगा 4 pi r square, 4 pi r square से 4 pi r square कट गया, आई एम लेफ्ट विथ q electric is equal to 1 by epsilon naught times q enclosed। So this is the proof for Ohm's law, sorry, Ohm's law not Gauss law, hence proved, okay, this is the proof of Gauss law। moving forward, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट गॉस लॉ के रिगार्डिंग, ठीक है। गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ट्रू होगा, नो मैटर व्हाट इज द शेप और साइज, ओके। द सरफेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, जिससे हम गॉस लॉ का यूज करेंगे, जिस स्फीयर का जिस सरफेस का यूज करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे, ओके। अब इसकी 3 एप्लीकेशन है, वो हमें पढ़ना है, आफ्टर दैट दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, ओके। चलिए पहली एप्लीकेशन गॉस लॉ की, application of Gauss law। So, it of first application, field due to an infinitely long straight wire, uniformly charged wire, ठीक है। एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर स्फीयर, इस पे हम एज्यूम करते हैं कि इसके पास चार्ज कितना है, प्लस लेमडा है, ओके, लेमडा चार्ज है इसके पास, ठीक। और इस एल लेंथ के लिए हम एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग द चार्ज density of wire b lambda, ठीक है, ठीक। फॉर एल लेंथ चार्ज, एल लेंथ के लिए चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज बराबर लेमडा इंटू एल होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स इलेक्ट्रिक बराबर कितना हो जाएगा, ई डॉट 1 by epsilon naught into q enclosed, what is this q enclosed, q enclosed is lambda l by epsilon naught, okay।
बट एज वी नो द फ्लक्स, इसको हम पहला इक्वेशन मानते हैं, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए होता है, फ्लक्स इज ई डॉट ए। सो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कितना होगा वो हमें निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसे मैं ई छोड़ रहा हूँ। एंड व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कम्स आउट टू बी पाई आर स्क्वायर, this is pi r square, this area is pi square and this thing is L, so area into pi r square into L, so this is the area, okay। so equating 1 and 2, दोनों तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही हैं भाई साहब, so from 1 and 2, from 1 and 2, sorry, not pi r square, it's what area, the curved surface area of this cylinder, curved surface area of the cylinder, that is comes out to be, this area is 2 pi r, the circumference of the circle, or this is the length, okay, 2 pi r into L, area is 2 pi r into L। so from equation 1 and 2 we conclude that lambda L by epsilon naught is equal to E into 2 pi r L, so LL got cancelled out, we can write E as E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r, this is the value of electric field, or we can rewrite it as E बराबर 2k lambda by r, okay, 1 by 4 pi epsilon naught, therefore 2k lambda by r, this is the electric field, okay। so moving forward, field due to an uniformly charged infinitely plane sheet, that is the second application of Gauss law, second application of Gauss law, okay। so चलिए देखते हैं हम लोग इसे। अब इसमें हमने क्या कंसीडर किया, एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन शीट कंसीडर किया, दिस इज द प्लेन शीट, ओके। अब इसके थ्रू हमें क्या निकालना कि सर इसके थ्रू हमें क्या निकालना, फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, दिस इज ई डॉट ए, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शीट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शीट, ओके। सो टोटल फ्लक्स ई डॉट ए, ठीक है, अभी के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ टोटल फ्लक्स ई डॉट ए। और अगर मैं इससे बात करूं कि गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, देखिए बच्चा टोटल फ्लक्स कितना होगा, इसमें से टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, सर इस सरफेस से फ्लक्स निकलेगा इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ जाएंगे, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ जाएंगे, तो जाएंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो स्केलर क्वांटिटी को हम कैसे ऐड करते हैं, अलजेब्रिकली, इधर से मान लीजिए फाई निकल रहा है और इधर से भी फाई निकल रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2 फाई हो जाएगा, ओके। टोटल फ्लक्स विल बी 2 फाई, ओके। सो यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू ई डॉट ए, ओके। अब अगर टोटल फ्लक्स की मैं बात करूँ तो टोटल फ्लक्स हम लोग जानते हैं गॉस लॉ के हिसाब से क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। सो टोटल फ्लक्स is equal to, what is the q enclosed, what is the q enclosed, so what is total flux is q enclosed is sigma into a by epsilon naught, okay। so equating 1 and 2, equating 1 and 2, so equating these two equations हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 times of E dot A is equal to sigma A by epsilon naught, A got cancelled out, so E is equal to sigma by 2 epsilon naught, so this is the value of electric field, okay, this is the value of electric field due to infinitely plane sheet,
अभी तक हमने कितना कुछ देख लिया, दो चीजें देख ली, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, ये कितना आया, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ओके। एंड सेकेंड थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग शीट या infinite sheet, infinite sheet is equal to sigma by 2 epsilon naught, okay, sigma by 2 epsilon naught. These two things we have viewed till now. And the last derivation and the third derivation of chapter का अंतिम topic, field due to a uniformly charged thin spherical shell, okay. So assuming that the charged shell, that spherical shell have charge density, spherical shell have the charge density rho, and the charge density sigma, okay, ठीक। सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पे मैंने कितना माना, सिग्मा चार्ज डेंसिटी माना, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, inside for and the radius of spherical shell बराबर r, ओके। ये r क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल है, फॉर r लेस देन r, यानी कि इनसाइड द spherical shell, inside the spherical shell, inside the spherical shell कितना हो जाएगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, k इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। सो अब ये अंदर चार्ज कहाँ पे, चार्ज सरफेस पे है, प्लस चार्ज यहाँ पे सरफेस पे है। अब कंडक्टर के अंदर तो कोई चार्ज है नहीं भाई साहब, अंदर क्या है, चार्ज नहीं है, अंदर चार्ज जीरो। सो क्यू इनसाइड इज इक्वल टू जीरो, सो ई बराबर जीरो फॉर आर लेस देन आर, यानी कि इनसाइड, ठीक है। दूसरा केस, outside the charged conductor, outside the charged conductor, इस चार्ज कंडक्टर के बाहर r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमें ये जानना है। सो फ्लक्स इलेक्ट्रिक बराबर E डॉट A, व्हाट इज द E हमें जानना है, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, what is the total surface area of this spherical shell, this is 4 pi r square, okay, 4 pi into this is the distance, so अगर मुझे ये r square जानना है, ठीक है। so what is the area of the spherical shell, that is 4 pi into r square, okay। अब मुझे जानना है according to Gauss law total flux phi electric बराबर मैं क्या बोल दूं, q enclosed by epsilon naught। what is the q enclosed, q enclosed is sigma into area of the spherical shell, what is the area of the spherical shell, area of the shell by epsilon naught, ठीक है। what is the area of the cell,
द रेडियस ऑफ द सेल इज आर, सो इसका एरिया कितना आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सो फाई ई इज इक्वल टू कितना आ गया सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो from 1 and from 2, from 1 and 2, so E dot 4 pi r square बराबर सिग्मा इंटू 4 pi r square बाई एप्सिलॉन नॉट. 4 pi got cancelled out and left E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r square by r square. Okay, r square by r square. Okay, so this is the form. We can rewrite it as E is equal to sigma by epsilon naught, sorry सिग्मा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा की जगह पे Q के टर्म्स में सिग्मा व्हाट इज द टोटल चार्ज, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज मान लेते हैं Q है, Q बाई 4 पाई r स्क्वायर, सो सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई r स्क्वायर. सो सिग्मा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, Q बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू 1 by epsilon naught into r square by r square. R square got cancelled out. E is equal to Q by 4 pi epsilon naught r square. अब आप ये देख सकते हैं, ये वही आ जाएगा. मान लीजिए ये स्फेरिकल शेल है, इसके पास चार्ज क्या है, Q चार्ज है, सरफेस पे चार्ज कितना दिया गया, प्लस Q चार्ज दिया गया मान लेते हैं. ठीक है, कहीं पे r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, KQ बाई r स्क्वायर से. तो क्या वही फॉर्म मुझे मिल रहा है, E बराबर KQ बाई r स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. ओके, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है हमारा वन शॉट में. ओके, हमने सब कुछ देख लिया. अब हम इसको शुरू से रिवाइज कर लेते हैं, दैट व्हाट वी हैव सीन इन दिस चैप्टर. ओके, चलिए सबसे पहले मैंने शुरू किया था चार्जेस से. ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस से, चार्जेस के बारे में बताया. पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस होते हैं. पॉजिटिव चार्जेस कब आते हैं, इलेक्ट्रॉन को जब हम निकाल लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को जब हम देते हैं तो नेगेटिव चार्जेस. चार्ज के दो यूनिट होते हैं, एसआई और सीजीएस. एसआई यूनिट को मैंने कूलम बोला था, सीजीएस यूनिट को मैंने क्या बोला था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोला था. ठीक है, स्टैट कूलम बोला था. ओके, और उसके बाद फिर मैंने लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट के बारे में बात की थी. लार्जर यूनिट फ्रैंकलिन है, स्मॉलर यूनिट क्या है, फैराडे. फैराडे और फैराड दोनों अलग अलग चीजें. फैराडे यूनिट किसका, चार्ज का है. 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम. ओके, उसके बाद फॉर्मूला मैंने बताया चार्ज का, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, आई टी और ए टी. ओके, उसका चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, चार्ज के लिए क्वांटिटी है, चार्ज ट्रांसफरेबल है, चार्ज एडिटिव है, चार्ज एडिटिव है, चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज क्वांटाइज्ड रहता है. ओके, उस पर बेस मैंने कुछ क्वेश्चंस किए. आफ्टर दैट मैंने कूलम्स लॉ के बारे में जाना. कूलम्स लॉ हम यूज करते हैं जब फोर्स निकालना हो हमें किसी भी दो चार्जेस के बीच में. कूलम्स लॉ कब यूज करेंगे, फोर्स जब हमें निकालना हो किसी भी दो चार्जेस के बीच में. हमने उसे वेक्टर फॉर्म पढ़ा, कूलम्स लॉ इन ए मीडियम पढ़ा, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ा. ठीक है, उसके बाद हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जाना कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे लगाएंगे हम लोग. उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जाना. ठीक है, उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जाना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने जाना कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा फोर्स के डायरेक्शन में. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज हमने जाना. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने पढ़ा कि दो फील्ड लाइन क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइन कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं, पॉजिटिव के कारण डाइवर्जिंग होते हैं. आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ा. फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं. फाई बराबर ई डॉट ए होता है. ओके, उसके यूनिट और डायमेंशन पे हम लोग ने चर्चा की. उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पे गए. इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमने जाना. फिर डाइपोल मोमेंट के बारे में, डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को डिस्टेंस पे सेपरेट करते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं. डाइपोल मोमेंट क्या होता है,
डाइपोल मोमेंट हो गया हमारा p बराबर 2aq, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसको इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर यूनिट, कूलम मीटर यूनिट हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण से कितना आया था, ई एक्सियल पे हमारा कितना आया था बहुत दूर के लिए 2 kp वायर स्क्वायर, 2 kp वायर क्यूब, ओके। इक्वेटोरियल प्लेन पे कितना आया था kp वायर क्यूब, ई एक्सियल बाई इक्वेटोरियल कितना आया था 2a आया था, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप के पढ़े थे हमने, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज। लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा। लीनियर चार्ज में हमने जाना क्या, लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू dq by dt होता है, dq by dl होता है। उसके बाद वॉल्यूम एरिया चार्ज के बारे में हमने पढ़ा, दैट सिग्मा इज इक्वल टू dq by dA होता है। उसके बाद हमने वॉल्यूमेट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, रो बराबर dq by dV होता है। उसके डायमेंशन के बारे में हमने पढ़ा। आफ्टर दैट गॉस लॉ में हमने जाना क्या होता है, 1 by epsilon naught टाइम्स q इनक्लोज्ड होता है, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है उसका प्रूफ हमने देखा। उसका प्रूफ जानने के बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको गॉसियन सरफेस किसे बोलते हैं। गॉसियन सरफेस हम क्या लेते हैं, अपने चॉइस के हिसाब से लेते हैं, कैसा भी गॉसियन सरफेस हम ले सकते हैं। ये जो सरफेस मैंने इस केस में ड्रॉ किया इसे हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे, ओके। ये हमने स्ट्रेट वायर के कारण निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, ओके। उसके बाद यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के कारण से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, कितना आ रहा था, ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, ओके। उसके बाद हमने स्फेरिकल शेल के कारण से निकाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, 0 था। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था हमारा, के क्यू बाई आर स्क्वायर था, यानी कि क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर था। अगर इसका ग्राफ मुझे पूछा जाएगा कि ग्राफ कैसा बनेगा, सो आई कैन ड्रॉ द ग्राफ, वेरिएशन ऑफ ग्राफ। इसको मैं अलग से बता देता हूँ, विथ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड with respect to distance in spherical shell, ठीक है, शेल, ओके। चलिए, स्फेरिकल शेल, ई इनसाइड कितना था, 0 था, यानी कि जब आर जो है वो छोटा है आर से, ओके। और ई आउटसाइड कितना आ रहा था मेरा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ रहा था फॉर आर ग्रेटर देन आर, ओके। सो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, पोजीशन ऑफ ई, sorry let me draw it once again, ठीक है। दिस इज माय आर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब तक है, फॉर अप टू डिस्टेंस आर, अप टू डिस्टेंस फॉर आर बराबर आर, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई बराबर 0। ये इनसाइड का केस है। और उसके बाद फिर एक मैक्सिमम वैल्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर की वैल्यू से यहाँ पे जाएगी, और इस वैल्यू से ये क्या करेगी, कंटिन्यूसली गिरना शुरू करेगी। दिस इज द ग्राफ, ओके, दिस इज द ग्राफ, ठीक। अब ये ग्राफ कैसा है, यहाँ पे आपको डिसकंटिन्यूटी दिख रही होगी। ये ग्राफ कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है एट आर बराबर आर, ठीक है। सो व्हाट इज डिसकंटिन्यूअस, मैथ वाले बच्चे इसे जानना, पाए वाले बच्चों के लिए ये जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये ग्राफ मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया आपको। आफ्टर दैट, that's the end of this chapter, and let me know in the comment section आपको कैसा लगा। Thank you for joining and have a great day ahead. I hope आपको ये वन शॉट पसंद आया होगा, और ये चेहरा भी। ओके, चलिए, थैंक यू।